Good morning, my dear students. This time I am going to discuss with you a clinical approach to diagnosis and treatment of a patient. क्योंकि लाइफ लॉन्ग आपको पेशेंट को देखना भी है, हिस्ट्री भी लेना है, एग्जामिन भी करना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में भी क्लिनिकल लैब में हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। और जब वार्ड में पहुंचते हैं स्टूडेंट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के, तो वो पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं और एग्जामिन करते हैं। तो वो नर्वस ना हो, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो उनमें, और एक अच्छी रेपो डेवलप करें पेशेंट से, और एक अच्छी हिस्ट्री लेना सीखें। तो मैं ये वीडियोस स्टार्ट कर रहा हूं बनाना। तो ये मेरा पहला वीडियो है। लेट अस स्टार्ट। क्लिनिकल मेडिसिन। क्लिनिकल मेडिसिन क्या है? क्लिनिकल मेडिसिन इज एसेंशियली a matter of communication between the doctor or medical student and the patient. The patient may be nervous, tensed, anxious, and worried. The fresh medical student may also be somewhat nervous, apprehensive, and uncertain when first approaching a patient. Overall purpose of clinical medicine in departments and during ward duties is to develop a rapport between the doctor and medical student and patient, to relieve the sufferings and anxiety of the patient. जो पेशेंट तकलीफें लेके आया है उसको रिलीव करना है, रेपो डेवलप करना है, और also to relieve the medical student from nervousness, apprehension, and to build up a bond of confidence in doctor or medical student and also in the patient. तो ये पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर्स ऑफ पेशेंट क्या है वो आप नोट करेंगे, चीफ कंप्लेंट्स नोट करेंगे, हिस्ट्री कैसे लेंगे, हिस्ट्री टेकिंग, एंड देन एग्जामिनेशन। इतना पोर्शन फर्स्ट ईयर में ही क्लिनिकल लैब में स्टूडेंट को सिखा दिया जाता है और अच्छी तरह से उनको तैयारी की जाती है। इतने के बाद में हिस्ट्री एग्जामिनेशन में एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनती है, और कुछ उससे मिलती जुलती डायग्नोसिस हो सकती हैं, जैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस। उसको कंफर्म करने के लिए कभी कभी तो डायग्नोसिस इसी से कंफर्म हो जाती है, लेकिन समटाइम अगर कंफर्म नहीं है तो प्रोविजनल डायग्नोसिस, देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस, देन कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, फिर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बनती है। उस डायग्नोसिस की प्रोग्नोसिस क्या है, प्रोग्रेस क्या है, फिर ट्रीटमेंट, मेडिसिनल, सर्जिकल या नॉन मेडिकल, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, एंड देन फॉलो अप ट्रीटमेंट। ये आपका पूरा क्लिनिकल मेडिसिन में इतना आपको बताया जाता है और इतनी मेहनत करनी चाहिए। तो ये आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 6 पॉइंट्स पे, और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस पर। तो एक मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद में हिस्ट्री और एग्जामिनेशन वगैरह बहुत डिटेल में बताएंगे। आज हम आपको माइंड मेकअप कराने के लिए एक आइडिया देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। पर्टिकुलर्स ऑफ द पेशेंट। आप पेशेंट में क्या क्या नोट करेंगे, उसका नाम, नेम, एज, जेंडर, मेल और फीमेल, रिलीजन, एड्रेस विथ कॉन्टेक्ट नंबर, ऑक्यूपेशन क्या है उसका, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पुअर है, मिडिल है, क्लास है या हाई क्लास है, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है, फैमिली स्टेटस, कितने भाई बहन हैं, कितने ऑफस्प्रिंग्स हैं, और पेरेंट्स के बारे में। तो ये आपके पर्टिकुलर्स हो गए जो कि आप नोट करेंगे कैशीट पे। नंबर 1। नंबर 2, चीफ कंप्लेंट्स। क्या कंप्लेंट्स लेके पेशेंट आया है? These are the primary reasons for seeking the medical help. Allow the patient to tell his or her complaints in his or her own words. उसको बोलने दीजिए, उसके बाद में आप कुछ क्रोनोलॉजिकल आर्डर में चीफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लिखिए। जो 15 दिन पहले मान लिए कोई तकलीफ शुरू हुई थी, उसके बाद में 10 दिन बाद शुरू हुई, फिर 5 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद कुछ और तकलीफ हो गई, मान ली फीवर था, उसके बाद में कफ शुरू हो गया, उसके बाद में फिर एक्सपेक्टोरेशन स्टार्ट हो गया, स्पूटम आ गया, फिर उसको डिस्निया हुआ, फिर उसको चेस्ट पेन हो गया। तो वो सब 1 by 1, 1 2 3 4 5, 15 दिन से ये था, 10 दिन के बाद में से ये शुरू हो गया, 1 हफ्ते से ये, 5 दिन से ये क्रोनोलॉजिकल आर्डर में जो पहले तकलीफ शुरू हुई उसको पहले, और धीरे धीरे करके जो तकलीफ बाद में हो वो क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आप कंप्लेंट्स लिखेंगे। All the symptoms are not of equal diagnostic importance. Usually there are 1 or 2 or sometimes more, 3, 4 symptoms that trouble the patient more than the others. इन्हीं चीफ कंप्लेंट्स को आप एलिबरेट कर लेंगे तो आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री बन जाएगी। Now come to the history taking. History taking is an art and also the science. It includes general and special interrogation. Rapport between doctor and patient helps the doctor to take a good and reliable history, and also helps the patient to give
good and sensible history. By experience, the student learns which body system appears to be involved and what is necessary to ask and what should be left. Then components of history क्या है? Present history, past history, family history, personal or social history, treatment history, occupational history, menstrual history in the females and obstetric history in the married females. ये कंपोनेंट्स है, इसी में आपको पूरी हिस्ट्री बनानी है, जो हम डिटेल में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे. थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लेते हैं. प्रेजेंट हिस्ट्री जो भी चीफ कंप्लेंट्स हैं, आप उसको एलोबरेट कर लीजिए. हर कंप्लेंट के बारे में उससे पूछिए डिटेल में, उसका ऑनसेट क्या था, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, और कौन से एसोसिएटिंग फीचर्स हैं, कौन से एग्रीवेटिंग फीचर्स हैं, कौन से रिलीविंग फैक्टर्स हैं. ये सब आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री बन जाएगी. सेम आप उसको पास्ट हिस्ट्री के बारे में पूछिए, सेम इलनेस और कुछ अदर इलनेसेस, वो पास्ट हिस्ट्री बन जाएगी. फैमिली हिस्ट्री, सेम इलनेसेस फैमिली में और अदर इलनेस फैमिली के अंदर. बहुत सी डिजीज फैमिलियल होती हैं, बहुत सी हेरिडिटरी होती हैं, और कुछ एक साथ सारी फैमिली हो सकती है. जैसे डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, सब फैमिलियल डिसीजेज हैं. लेकिन मान ली स्केबीज है या एलर्जी हो रही है उस वक्त, वो सारे स्केबीज यानी खुजली, वो सारे मेंबर्स में एक साथ हो सकती है, तो आप फैमिली हिस्ट्री लेंगे. पर्सनल हिस्ट्री लेंगे कि वो स्मोकिंग तो नहीं करता, अल्कोहलिक तो नहीं है, कोई ड्रग तो नहीं लेता है. सोशल हिस्ट्री, सोसाइटी में उसका कैसे उसका बिहेवियर है, अलग थलग तो नहीं है, सोशल है. ट्रीटमेंट हिस्ट्री, क्या ट्रीटमेंट लेके आया है, किसी ड्रग से उसको एलर्जी तो नहीं हुई है, और किस ट्रीटमेंट से उसको फायदा हुआ है या नहीं हुआ है. प्रेजेंट ट्रीटमेंट हिस्ट्री, पास्ट ट्रीटमेंट हिस्ट्री, ये आप लेंगे. ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, कहाँ पर वो काम करता है, फैक्ट्री वर्कर तो नहीं है जिसकी वजह से उसको एलर्जी हो जा रही है, स्मोकिंग एटमॉस्फेयर में तो काम नहीं करता है. तो ये आपकी ये हिस्ट्री हो गई. देन मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री फीमेल्स में, उसके बारे में एज ऑफ मिनार्की और बाकी मेंस्ट्रुएशन के बारे में आप डिटेल में पूछेंगे. मैरिड फीमेल है तो ऑब्स्टेट्री हिस्ट्री, कितने बच्चे हैं, इससे पहले कोई डेथ तो नहीं हुई थी बच्चों में, और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब हुआ था, और एबॉर्शन तो नहीं हुए थे, या सीजरियन बच्चों में हुई है, जैसे डिलीवरीज हुई है, या फोर्सेप हुई है, नॉर्मल डिलीवरीज हुई, ये सब आप पूछेंगे तो ऑब्स्टेट्री हिस्ट्री हो जाएगी. ये आपका हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री वाला पोर्शन. नाउ कम टू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, दैट इज जनरल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, देन स्पेसिफिक एग्जामिनेशन. जनरल एग्जामिनेशन फ्रॉम हेड टू टोज, आप उसके बारे में देखेंगे, एग्जामिन करेंगे. जैसे जनरल अपीयरेंस उसकी क्या है, गेट क्या है, किस तरह चल के आया है, नॉर्मल गेट है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एबनॉर्मल हो जाएगा, आर्थोपेडिक कोई प्रॉब्लम तो एबनॉर्मल हो जाएगा. पोस्चर रिक्लाइनिंग पोस्चर में है या आगे झुककर बैठा हुआ है, जैसे अस्थमा में झुककर बैठता है आगे, रिक्लाइनिंग में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम में पोस्चर इस तरह का हो जाता है, रिक्लाइनिंग. और मेंटल स्टेटस क्या है, उसकी इंटेलिजेंस क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, अलर्टनेस क्या है, स्पीच क्या है, मेमोरी क्या है, ये सब आप देखेंगे, पूछेंगे. वाइटल्स इंपॉर्टेंट है, 4 वाइटल्स होते हैं. एक पल्स है, आप पल्स रेट कैसे कितना है उसका, पल्स की रिदम कैसा है, रेगुलर इरेगुलर है, पल्स का वॉल्यूम क्या है, पल्स का करेक्टर क्या है, ये आप देखेंगे. ब्लड प्रेशर नॉर्मली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल है या डायस्टोलिक नॉर्मल है या मीन नॉर्मल है, बढ़ा हुआ तो नहीं है, घटा हुआ तो नहीं है, ये आप हर एक में मेजर करेंगे इंस्ट्रूमेंट से. रेस्पिरेटरी रेट आप देखेंगे, रेस्पिरेटरी डेप्थ देखेंगे, रेस्पिरेशन का करेक्टर देखेंगे. बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, ये थर्मामीटर से आप नापेंगे, ठीक है. 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ा हुआ है फीवर में, या हाइपोथर्मिया तो नहीं है. ये 4 वाइटल्स है जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर पेशेंट में आपको ये 4 वाइटल्स देखने ही देखने हैं, लेने ही लें. फिर हेड देखेंगे, माइक्रोसिफेरिया हाइड्रोसिफेरस तो नहीं है. हेयर्स में कोई एलोपेशिया, हेयर लॉस तो नहीं हो रहा. फेस एनीमिक या स्वेलिंग तो नहीं है. आईज से आपको एनीमिया मालूम हो सकता है, जॉन्डिस मालूम हो सकती है, बिटॉट स्पॉट्स या ड्राइनेस या विटामिन डेफिशिएंसी या स्क्विंट या टोसिस, ये आप मालूम हो सकते हैं. नोज में डेविडेड नेजल सेप्टम में कोई डिस्चार्ज तो नहीं है. ईयर में कोई डिस्चार्ज तो नहीं है. लिप्स से आपको साइनोसिस या एनीमिया मालूम हो सकता है, ये आप देखेंगे. माउथ कैविटी देखेंगे. टंग से आपको एनीमिया और या साइनोसिस मालूम हो सकती है. टीथ डेंटल केरीज तो नहीं है. पैलेट के बारे में देखेंगे, आप एग्जामिन करेंगे, टॉन्सिलाइटिस तो नहीं है, फेरिंजाइटिस तो नहीं है, ये आपके माउथ कैविटी हो गई. नेक
नेक में सर्वाइकल लिम्फ नोड देखेंगे, थायराइड देखेंगे, नेक में कोई वेन्स तो नहीं दिखाई पड़ रही हैं। चेस्ट का साइज कैसा है, शेप कैसा है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है या नहीं, कोई बल्जिंग तो नहीं है एक तरफ। एब्डोमेन का साइज, उसका शेप, बायलेटरल सिमेट्रिकल, उसके मूवमेंट्स, ऐसी चेस्ट के मूवमेंट्स ये आप देखेंगे। एब्डोमेन में कोई एसाइटिस तो नहीं दिखाई पड़ रही है। देन आर्म्स, हैंड्स, इसको आप एग्जामिन करेंगे, फिंगर्स को एग्जामिन करेंगे। इनसे आपको साइनोसिस मालूम हो जाएगी, एनीमिया मालूम हो जाएगी, जॉन्डिस का भी आइडिया हो जाएगा। नेल्स वगैरह देखेंगे तो उसमें फंगल इन्फेक्शन वगैरह देख सकते हैं आप। आयरन डेफिशिएंसी मालूम हो सकती है, साइनोसिस मालूम हो सकती है। लेग्स में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, फिट में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, या पिटिंग एडिमा ये दिखाई पड़ रहा है। टोज, नेल्स, यहाँ पर कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, ये आप जनरल एग्जामिन करेंगे। स्किन, ड्राई स्किन तो नहीं है, या डिहाइड्रेटेड स्किन तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं उसको मालूम हो रहा है, जॉन्डिस तो उसके पता लगे स्किन से। लिम्फ नोड्स सर्वाइकल हैं, सबमैंडिबुलर हैं, एक्सिलरी हैं, इंग्वाइनल हैं, एनलार्ज तो नहीं है लिम्फ नोड्स, टेंडर तो नहीं है लिम्फ नोड्स से। एनीमिया आपको लोअर कंजंक्टाइवा से मालूम हो जाएगा। एनीमिया आपको पाम से, नेल से, फिंगर से देख के मालूम हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। स्किन देख कर भी आपको आइडिया हो जाएगा। जॉन्डिस आपको ये बल्बर कंजंक्टाइवा से आपको जॉन्डिस स्क्लेरोसिस मालूम हो जाएगी, और फिंगर और नेल्स और पाम देखकर भी जॉन्डिस मालूम हो जाएगी। साइनोसिस लिप्स देखकर, नोज का टिप या ईयर के लोब्स या फिंगर या नेल्स देखकर आपको साइनोसिस मालूम हो जाएगी। यहाँ पर ये ब्लूइश डिस्कलरेशन है। एडिमा, पेरी ऑर्बिटल एडिमा या फेशियल एडिमा, या पैरों में एडिमा तो नहीं है, ये आप देखेंगे, क्योंकि बहुत से इसके काजेज हैं एडिमा के। प्रोटीनीमिया, एनीमिया हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, लिवर सिरोसिस हो सकती है, और किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स एंड नेल्स, ये नेल्स का और फिंगर का जो एंगल है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है, क्लबिंग। ये भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में क्लबिंग हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे ये नेल्स में है, या टोज में है, या फिंगर्स में हो सकता है। तो ये सब आपका एक जनरल एग्जामिनेशन हो गया। ये पूरा फ्रॉम हेड टू टोज आपका एक जनरल एग्जामिनेशन हो गया, ये सारी चीजें। तो जनरल एग्जामिनेशन के बाद you have to come for the systemic examination, abdominal examination, respiratory system examination, cardiovascular system examination। ये तीनों एग्जामिनेशन आपको डिटेल में यहाँ बताए जाएंगे, यहाँ फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड थर्ड ईयर में भी, वार्ड्स में भी। ये all the these three systems are examined under 4 headings: inspection, इंस्पेक्ट करके, palpation, पैल्पेट करके हाथों से, परकसन, परकस करते हैं और साउंड सुनते हैं, मिडिल फिंगर उसके ऊपर रखते हैं पार्ट के ऊपर जो प्लेक्सीमीटर फिंगर है, और लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड से उसकी मिडिल फिंगर से उसको टैप करते हैं और उसकी साउंड सुनते हैं। जैसे एब्डोमिनल में टिम्पेनिक साउंड है, ये चेस्ट में, लंग्स में रेजोनेंट साउंड है, ये हार्ट में लिवर और स्प्लीन की या कोई फ्लूइड हो जाए तो डल साउंड है। तो ये डिफरेंट टाइप की साउंड सुनाई पड़ती है, ये प्रैक्टिस से मालूम होगा। फिर ऑस्कल्टेशन, चौथा है स्टेथोस्कोप से आप रेस्पिरेटरी साउंड सुनते हैं, आप हार्ट की साउंड सुनते हैं, आप एब्डोमिनल साउंड सुनते हैं, ये स्टेथोस्कोप से सुनेंगे। सब कुछ डिटेल में बाद में डिस्कस किया जाएगा। आपके पॉइंट से इस वक्त एक ब्रेन बनाने के लिए। तो 3 सिस्टम हो गए इन 4 हेडिंग्स में। चौथा सिस्टम नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन है, जो जिसके पॉइंट्स अलग हैं। हायर फंक्शन हिस्ट्री एग्जामिनेशन, उसके हायर फंक्शन आप एग्जामिन करेंगे, उससे हिस्ट्री लेंगे खास तौर से कि उसकी मेमोरी कैसी है, इंटेलिजेंस कैसी है, कॉन्शियसनेस कैसी है, ओरिएंटेशन टाइम टू टाइम पर्सन प्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, और स्पीच कैसी है, बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, हायर फंक्शंस में आ गया। कोई सेंसरी लॉस है, अगर टच, टेम्परेचर, पेन या जैसे लेप्रोसी वगैरह में सेंसरी लॉस है, सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन करते हैं। मसल वीक हो गई है, मसल पैरालाइज हो गई तो मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन, और उसके साथ में कुछ रिफ्लेक्सेस वगैरह भी देखते हैं। तो हायर फंक्शन, सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन, मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन, और क्रेनियल नर्व्स, जो 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स हैं उनका एग्जामिनेशन। ये नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन है। ये आपके जनरल एग्जामिनेशन के बाद में सिस्टमिक एग्जामिनेशन हो गया, 4 सिस्टम्स। उसके बाद आता है स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। डिफरेंट वार्ड्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप जाते हैं। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में आपका एग्जामिनेशन अलग है, वो पीडियाट्रिक एग्जामिनेशन है स्पेसिफिक।
गायनेकोलॉजिकल में गायनेकोलॉजिकल, उस डिपार्टमेंट में आपको गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, या अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन अलग होगा। देन सर्जरी डिपार्टमेंट में सर्जिकल एग्जामिनेशन, कोई स्वेलिंग है या कोई ट्यूमर है या कोई किसी चीज की सर्जरी होने जा रही है, कोई एब्सिस है तो उसका एग्जामिनेशन अलग है। फ्रैक्चर हो गया है या डिसलोकेशन है या आर्थराइटिस वगैरह है तो ऑर्थोपेडिक एग्जामिनेशन इज डिफरेंट, वो उस डिपार्टमेंट में होगा। आई प्रॉब्लम है तो ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन, एयर नोज और थ्रोट की प्रॉब्लम है तो ईएनटी एग्जामिनेशन, सब अलग अलग हैं। स्किन है तो डर्मेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो ये स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के जनरल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। इन सब के बाद में आपकी एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बन गई और साथ में कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप लेके चल रहे हैं कि ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जाम्पल्स जैसे फीवर का सिम्टम था, चिल से टाइगर के साथ आ रहा तो आपकी डायग्नोसिस बन रही प्रोविजनल मलेरिया, बट देयर में भी टाइफाइड, देयर में भी डेंगू, देयर में वायरल फीवर, तो उसके पॉइंट्स आपको पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है ये देखने पड़ेंगे। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। चेस्ट पेन है तो एंजाइना पेक्टोरिस आपको लग रहा है, लेकिन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स हो सकती है, या रिप्स या कार्टिलेज का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कास्टोकॉन्ड्राइटिस, या लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस डायफ्राम के हाइटल ओपनिंग से थोरिक्स में आ गया तो सीवियर चेस्ट पेन होता है, हाइटस हर्निया कहते हैं उसको। कफ एंड डिस्नेक प्रॉब्लम लेके आया है तो ब्रोंकाइटिस आपको लग रहा है, लेकिन ब्रोंकियल एस्थमा भी हो सकता है, एम्फाइसीमा भी हो सकता है, इवन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर या ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। डायरिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोएंटराइटिस है उसको, बट देयर में भी फूड पॉइजनिंग या कॉलरा, या आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रख रहे हैं। हेडेक है, आपको लग रहा है कि माइग्रेन है, लेकिन हो सकता है कि रिफ्रैक्टिव एरर्स हो, विजन प्रॉब्लम हो, साइनोसाइटिस हो, या हाइपरटेंशन हो, या ब्रेन ट्यूमर हो, या न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस लार्वा हो। तो प्रोविजनल डायग्नोसिस हो गई, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गई। तो ये पॉइंट्स हो गए, हमने इतना पार्ट डिस्कस कर लिया। पर्टिकुलर्स ऑफ पेशेंट, चीफ कंप्लेंट्स, हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन, डिफरेंट जनरल सिस्टमिक और स्पेसिफिक, उससे प्रोविजनल डायग्नोसिस यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गई। तो ये पार्ट हमारे पार्ट 1 हमने इसका वीडियो बनाया है। नेक्स्ट वीडियो हम इस पे इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, बनाएंगे। इन्वेस्टिगेशन कौन से रूटीन स्पेसिफिक हो सकते हैं, जिसके बाद ये आपकी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी। प्रोविजनल डायग्नोसिस, डिफरेंट डायग्नोसिस, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। जब डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी तो उसकी प्रोग्नोसिस क्या है, फ्यूचर प्रोग्रेस क्या है, ठीक हो पाएगा या नहीं ठीक हो पाएगा, कितनी देर में ठीक हो पाएगा, फिर उसका ट्रीटमेंट मेडिसिनल ट्रीटमेंट हो सकता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, नॉन मेडिसिनल नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, फिजियोथेरेपी वगैरह, एंड देन फॉलो अप ट्रीटमेंट। इतने पार्ट्स हैं आपके क्लिनिकल मेडिसिन में। तो यहाँ पर हम इतना पोर्शन डिस्कस कर लिया है, स्टॉप करते हैं। आप लोग इसको देखिए, समझिए, अच्छी तरह से तैयार कीजिए, तो आपकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन जितना अच्छा हो जाएगा उतना ही आपकी भी डायग्नोसिस भी अच्छी होगी, उतना ही ट्रीटमेंट भी अच्छा होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग फीडबैक जरूर दें। यहाँ पे स्टॉप करते हैं और इससे आपको जरूर फायदा होगा। कितना फायदा होगा, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन इससे शॉर्ट में बना नहीं सकता था। तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं क्योंकि सब कुछ मुझे बताना है, एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ से आपका एक ब्रेन मेकअप होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं हिस्ट्री भी डिटेल में बताऊंगा, जनरल एग्जामिनेशन भी डिटेल में बताऊंगा, सिस्टमिक एग्जामिनेशन के वीडियोस भी बनाऊंगा, जो आपके फर्स्ट ईयर से लेके इंटर्नशिप तक बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।